हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के सिलेबस के बारे में फॉर बिजनेस स्टडीज टर्म 2। अब जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह बिजनेस का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के आपको कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो टर्म 2 में एज पर द लेटेस्ट सिलेबस डिलीटेड हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मार्क्स एंड डिलीटेड टॉपिक, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हमारी लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, जहां पर आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे विद इन 2 मंथ्स। सो लाइव क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, और अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस देखना चाहते हो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी सारी क्लासेस देख सकते हो। तो चलिए फिलहाल हम पहले बिजनेस स्टडीज के सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कितने मार्क्स के हैं और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं जिनको आप डिस्कस नहीं करोगे। चलिए, ये हमारे पास है बिजनेस स्टडीज सिलेबस फॉर टर्म 2 क्लास 12th। ये हमारे पास पूरा टर्म 2 का सिलेबस यहां पर मेंशन्ड है। एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि भाई सीबीएसई ने कहा तो है सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी करनी पड़ेगी। नेवर नो सीबीएसई कब अपना जो है वो रूल बदल दे, कब न्यू गाइडलाइंस जारी कर दी जाए। तो आपको हर एक टॉपिक फिलहाल शुरू से स्टार्ट करना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे टाइम कम होता जाएगा, तब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और हम आपको ये सारा ही सिलेबस करवाएंगे। रिकॉर्डेड सेशंस ऑलरेडी है, लाइव क्लासेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बिजनेस स्टडीज का ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में आपको 40 मार्क्स अटेंड करने। कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या पैटर्न होगा, ये तो अभी सीबीएसई लॉन्च करेगा, तब हम आपको बता देंगे। फिलहाल इतना कंफर्म्ड है कि जैसे टर्म 1 में पार्ट ए और पार्ट बी था, 2 बुक्स थी, सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी आपके पास पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए जिसमें आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और फंक्शंस अंडरस्टैंड करोगे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये 2 फंक्शंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपको स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना है। ये मैनेजमेंट के रिमेनिंग फंक्शंस हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये तीनों चैप्टर मिलाकर 20 मार्क्स के आएंगे। स्टाफिंग कितने का होगा, डायरेक्टिंग कितने मार्क्स का होगा, कंट्रोलिंग कितने मार्क्स का होगा, ये सीबीएसई ने अभी कंफर्म नहीं किया है। लेकिन अगर हम प्रेडिक्शंस करें और सीबीएसई की एस्टिमेशंस को देखें तो क्लियर है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग जो है वो थोड़े वाइडर कॉन्सेप्ट के चैप्टर्स हैं, तो इनमें ज्यादा मार्क्स ही आएंगे। फॉर एग्जांपल स्टाफिंग आपका हो सकता है 8 मार्क्स का, डायरेक्टिंग भी हो सकता है 8 मार्क्स का 16, रिमेनिंग 4 मार्क्स कंट्रोलिंग का होगा, क्योंकि कंट्रोलिंग छोटा सा चैप्टर है और इसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीटेड भी हैं। आपको स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये तीनों करने हैं। ज्यादा दिक्कत किसमें आएगी आपको? डायरेक्टिंग के चैप्टर में, क्योंकि डायरेक्टिंग वाइडर कॉन्सेप्ट भी है और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं। तो डायरेक्टिंग को आपको ध्यान से करना है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अब भाई बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत तो होती है और मार्केटिंग भी करनी होती है। मार्केटिंग चैप्टर तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, आप अपने प्रोडक्ट्स की कैसे मार्केटिंग करते हो ये तो आप फर्स्ट टर्म में कर चुके हो। अब बचा क्या? बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए। तो इसमें आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट ये दोनों ही चैप्टर्स लेंथी हैं और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके करियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं,
क्योंकि इन 2 चैप्टर्स में आप ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे जो आने वाले टाइम में आपकी बहुत मदद करेंगी। तो ये 2 चैप्टर्स आपको बहुत ध्यान से करने हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ करने हैं। सो ये दोनों चैप्टर जो है वो 15 मार्क्स के हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक चैप्टर 8 मार्क्स का आ सकता है और एक चैप्टर 7 मार्क्स का आ सकता है। कंफर्मेशन नहीं है, हम अपना एस्टिमेशन बता रहे हैं। सिमिलरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें आपको बताना है कि एज अ कंज्यूमर उसके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आपको पूरा करना है और ये 5 मार्क्स का है। बहुत ही इजीली आपको ये 5 नंबर मिल सकते हैं क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। ओवरऑल सीबीएसई ने ये कहा है कि आपका ये इंटायर सिलेबस विद इन 72 डेज कवर हो जाना चाहिए, यानी 2.5 मंथ। तो हम 2 मंथ्स में आपका ये सारा सिलेबस कवर करेंगे और फिर रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, नहीं कनेक्टेड हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। चलिए अब हम एक एक चैप्टर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और इनके जो टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए, जिसमें हम मैनेजमेंट के फंक्शंस करेंगे। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हो गया। 6th यूनिट स्टाफिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टाफिंग का मतलब होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जॉब वेकेंट है उसमें अपने वेकेंट जॉब को फिल करना, यानी राइट पर्सन को सिलेक्ट करना फॉर द राइट जॉब। तो इसमें आपको सबसे पहले तो समझना होगा स्टाफिंग होता क्या है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। स्टाफिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। अब जैसे आपने प्लानिंग का प्रोसेस किया था, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस किया था, सिमिलरली स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, डायरेक्टिंग का प्रोसेस क्या है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, तीनों के प्रोसेस आपको याद करने हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टाफिंग का प्रोसेस। अच्छा, स्टाफिंग करने के लिए रिक्रूटमेंट करना होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोगों को इनवाइट करना और बताना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वेकेंट है, जॉब खाली है, उसको भरो आके, मतलब एप्लीकेशंस लेकर आओ, अप्लाई करो जॉब के लिए। सो रिक्रूटमेंट भी स्टाफिंग का ही पार्ट है। तो रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है, इसके स्टेप्स, और कहां कहां से रिक्रूटमेंट की जा सकती है, इसके स्टेप्स। देन सिलेक्शन करना, एक ऐसा कैंडिडेट सिलेक्ट करना जो ऑर्गेनाइजेशन की जॉब को फिल करे, राइट पर्सन हो फॉर द राइट जॉब। तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी आपको आना चाहिए, मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन सिलेक्ट किया जाता है। देन सिलेक्शन के बाद इंप्लॉयज को ट्रेनिंग देना, क्योंकि भाई जो भी इंप्लॉय आया होगा या तो वो फ्रेशर होगा या फिर एक्सपीरियंस्ड होगा। अगर फ्रेशर है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अगर एक्सपीरियंस्ड है तो भी उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अलग अलग होता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये भी स्टाफिंग का ही पार्ट है। ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, मतलब काम करते करते उसको ट्रेनिंग देते जाओ, या फिर काम मत दो, उसको जॉब पे रख लो, बाहर कहीं ट्रेनिंग दिलवाओ, उसके बाद जॉब पे बुलाओ, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये कुछ मेथड्स हैं ट्रेनिंग के जो आपको करने हैं। तो स्टाफिंग के चैप्टर में से आपको स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये अच्छे से करने हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये अच्छे से करना है। ट्रेनिंग के तीनों मेथड्स, वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये भी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अब इस चैप्टर में से डिलीटेड क्या है, ऐसा टॉपिक जो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये टॉपिक आपको आपकी बुक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7th यूनिट की, मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना। आप पहले भी कर चुके हो, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। तो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको डायरेक्टिंग होता क्या है और डायरेक्टिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चाहिए भाई डायरेक्टिंग, क्यों चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्टिंग करने के लिए
आपको किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। एलिमेंट नंबर 1, मोटिवेशन, यानी वर्कर्स को मोटिवेट करना। आप ये काम कर सकते हो, है ना, मोटिवेट करना। मोटिवेट करने के लिए आप उनको फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हो या फिर नॉन फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हो, जिससे वो मोटिवेट होके काम करना स्टार्ट कर दें। सो मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन की थ्योरी क्या कहती है, मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम अपने इंप्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं काम करने के लिए। देन सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आता है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब वर्कर्स को लीड करना, एक लीडर और उसके पीछे फॉलोअर्स। एक लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स को साथ लेकर चलता है। तो लीडरशिप भी डायरेक्टिंग का ही एलिमेंट है। इसमें आपको लीडरशिप की 3 स्टाइल्स रीड करनी पड़ेंगी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फ्रायर। ये 3 स्टाइल्स हैं लीडरशिप की, तो ये भी आपको करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है डायरेक्टिंग का, कम्युनिकेशन। भाई बिना कम्युनिकेशन के वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी जा सकती। डायरेक्टिंग मतलब वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, तो बिना कम्युनिकेट के इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती, इसलिए कम्युनिकेशन भी डायरेक्टिंग का ही एक एलिमेंट है जो आपको करना है। सो कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो जरूर याद कर लेना कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं था टर्म 1 में, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टाइल है, तो ये आपको करना है। अब इस चैप्टर में से क्या नहीं करना है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टिंग के चैप्टर में हमने पहले ही कहा था ये लेंथी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों एलिमेंट्स है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, उसकी थ्योरी, लीडरशिप और उसके स्टाइल्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में आपको करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। कंट्रोलिंग, छोटा सा चैप्टर है। कंट्रोलिंग यानी जो आपने वर्क स्टार्ट किया था उसका फीडबैक देना, उसको मॉनिटर करना, चेक करना, काम करते करते देखना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, दैट इज कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग होता क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग के स्टेप्स क्या हैं, कैसे कंट्रोलिंग की जाती है। तो इस चैप्टर में तो 2 ही टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, स्टेप्स यानी प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इस चैप्टर में से क्या रिलेटेड है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है। 4 to 5 स्टेप्स हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशन स्टैब्लिश करने के, लेकिन अब वो आपको नहीं करने हैं। ओके, सो पार्ट 1 जो है, पार्ट ए जो है, उसके 3 चैप्टर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। क्योंकि मार्केटिंग तो आप कर चुके हो गया, मार्केटिंग हो गया। अब देखो, आपको भी पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है। बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो बिना पैसे के परफॉर्म की जा सकती है। आप बताओ, है क्या कोई ऐसी एक्टिविटी? नहीं है भाई। छोटी से छोटा काम भी करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके करियर के लिए, आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस की एक अलग फील्ड होती है, उसका बेस आपको यहां से मिलेगा। तो ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, लेकिन छोड़ना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल आपके पास टाइम है, तो कोई टॉपिक, कोई चैप्टर आपने नहीं छोड़ना है। हाँ, जब टाइम कम रहेगा तब हम आपको बताएंगे कि किन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। सबसे पहला चैप्टर जो बिजनेस फाइनेंस में आपको करना है, यूनिट नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंस कहां से रेज किया जा सकता है, कहां से पैसा लिया जा सकता है, उसको कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये सब डिसीजंस लेना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसा कहां से आएगा, कैसे यूज किया जाएगा, कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा,
इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने फाइनेंस को यूज करना। तो फाइनेंस मैनेजमेंट होता क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया। इसका रोल क्या है, एक बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करने की क्या जरूरत है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना है भाई, फाइनेंस को क्यों मैनेज करना है, ये सारा हम आपको करवाएंगे। अच्छा, फाइनेंशियल डिसीजंस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। दूसरा, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आएगा। तीसरा, डिविडेंड डिसीजन, क्या हमें डिविडेंड अनाउंस करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फाइनेंस रेज करते हो तो आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड तो देना पड़ता है। तो ये 3 डिसीजंस हैं और साथ में इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग भी करने हैं आपने। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना, मतलब एक नक्शा बनाना कि कहां से कितना पैसा कब कब रेज किया जाएगा, फिर उसको कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सारे डिसीजंस। फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका फाइनेंस कौन कौन से सोर्सेस से अरेंज होगा, डेट कितने होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कितने होंगे, इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, ओन्ड कैपिटल कितनी होगी, बोरोड कैपिटल कितनी होगी, यानी कितना पैसा आप उधार लोगे और कितना पैसा खुद का इन्वेस्ट करोगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मतलब आपके बिजनेस में कैपिटल कैसी होगी, फिक्स्ड या वर्किंग। वैसे तो दोनों ही चाहिए होती हैं, आपको ऐसी कैपिटल भी चाहिए जो लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस में रहे और एक ऐसी कैपिटल भी चाहिए जो डेली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आप यूज कर सको, वर्किंग कैपिटल। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर है ही इतना इंपॉर्टेंट, इसलिए सीबीएसई ने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये तीनों डिसीजंस इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में हर बार आते हैं। नेक्स्ट, 10th यूनिट हमारे पास है फाइनेंशियल मार्केट्स। 9th यूनिट में हमने आपको बताया कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहां से फाइनेंस रेज किया जा सकता है। यानी 9th यूनिट में आप ये पढ़ोगे कि फाइनेंस होता क्या है, बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत कहां पर है। थर्ड, ये नेक्स्ट यूनिट में 10th यूनिट में आप पढ़ोगे कि फाइनेंस आएगा कहां से, कौन सी मार्केट है जहां से आप फाइनेंस रेज कर सकते हो। तो भाई अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस कहां से रेज करोगे ये पता होना चाहिए ना आपको। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फाइनल एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपकी फ्यूचर लाइफ में यूज होगा, ये आपका करियर है, ये आपका एक करियर है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी मार्केट्स होती क्या है, जहां से पैसा रेज किया जा सकता है। मार्केट्स कैसा फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, फाइनेंस रेज करने में हेल्प करती हैं। फाइनेंस किन किन मार्केट से अरेंज किया जा सकता है। मार्केट नंबर 1, जो पहली और वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट है, वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट एक मार्केट है जहां से आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज कर सकते हो। सो मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड मार्केट हमारे पास है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये एक ऐसी मार्केट है जहां से आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर सकते हो, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट फर्दर 2 तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इसमें से सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है। मनी मार्केट उसके इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, ये भी आपको करनी है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा, न्यूज आपके सामने चलती रहती है, उसमें कहा जाता है सेंसेक्स बढ़ गया, नीचे गिर गया, निफ्टी बढ़ गया, कम हो गया, तो वो स्टॉक एक्सचेंज होता है और ये आपका एक करियर है। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग। देन सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके रूल क्या है और फंक्शंस क्या हैं। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा करना है आपने। लास्ट 12th यूनिट हमारे पास आती है, 11th यूनिट मार्केटिंग हो गया फर्स्ट टर्म में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आती है 12th यूनिट। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, 5 मार्क्स का है, बहुत इजीली आप 5 मार्क्स गेन्स कर सकते हो। इसमें आपको बताना है कंज्यूमर किसको कहा जाता है, कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है एज पर कंज्यूमर एक्ट 1986। देन एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या क्या है, कौन सा पर्सन फाइल कंप्लेंट कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उसका क्या प्रोसीजर होगा, और फाइनली कंप्लेंट करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे आपको रिलीफ मिल सकता है। एक टॉपिक है जो वो रिलेटेड है, छोटा सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं करना। सो यहीं पर डिटेल डिस्कशन फॉर बिजनेस स्टडीज सिलेबस क्लास 12 टर्म 2 कंप्लीट हो जाती है। हमने पूरा आपको बता दिया भाई टर्म 2 के लिए बिजनेस स्टडीज में क्या क्या टॉपिक आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से डिलीटेड है जिनको आपको नहीं करना है। बहुत ही जल्द हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी फ्रेंड्स हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। ओके